हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एजुकेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पीके मेहता, आप सबों को स्वागत करता हूं। पिछले 2-3 दिन से हमारे वीडियो नहीं आ रहे थे, थोड़ा वक्त कम पड़ रहा है और कुछ थोड़ी बहुत परेशानियां, जिसके वजह से सही संतुलन नहीं बन पा रहा है और ना तो क्वेश्चन सही से तैयार किया जा रहा है और ना ही वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो थोड़ी सी बाधाएं आ रही है, जिसकी वजह से नहीं आ पा रहा है रेगुलर वीडियो। पर प्रयास ये निरंतर रहेगा कि आपके लिए प्रतिदिन 50 क्वेश्चन का जो सेट प्रैक्टिस है वो लाया जाए, क्योंकि बिहार में अब वो आपका 67वां बीपीएससी और CGL 3 जो बिहार एसएससी का है, सचिवालय सहायक जिसे कहते हैं, और बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम भी वैकेंसी आने वाला है। तो सभी का प्री होने वाला है और सब इंस्पेक्टर का भी प्री होने वाला है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आपका कंटिन्यू रखा जाएगा, प्रयास जारी रहेगा। ये किसी किसी दिन अगर टाइम नहीं मिलता है जो वीडियो नहीं आ सकती है, पर कंटिन्यू इसे जारी रखा जाएगा। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में किसे भारत का चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त के रूप में जो चयन किया गया है वो अनूप चंद्र पांडे को किया गया। किसे किया गया? अनूप चंद्र पांडे को। जबकि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो 24वें मुख्य न्यायाधीश है, उनका नाम है सुशील चंद्रा। क्या नाम है? सुशील चंद्रा। ध्यान रखिएगा। ये भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के भी कौन है? सुशील चंद्रा, जो 24 में है। और अन्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है अनूप कुमार पांडे को। चुनाव आयोग से संबंधित अगर बात करें तो चुनाव आयोग के गठन जो किया गया था 24 जनवरी, कब? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी नहीं लिखे, 25 जनवरी बोल रहे हैं, 24 जनवरी है ना। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है और 25 जनवरी को इसीलिए प्रतिवर्ष मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है ये सारी बात। चुनाव आयोग का जो गठन किया गया है भारत में, यह एक संवैधानिक संस्था है। क्यों संवैधानिक संस्था है? क्योंकि भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 29 तक इसकी चर्चा है। तो यह इसकी चर्चा संविधान में, इसलिए एक संवैधानिक संस्था है। आइए चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे। तेजी से आगे बढ़ेंगे। द बेंच नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? द बेंच नामक पुस्तक जो लिखा गया है मेगन मार्कल के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? मेगन मार्कल के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प है इसका। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कार के तर्ज पर अपने राज्य में एक पुरस्कार श्रृंखला शुरू किया है? तो देखिए, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार के तर्ज पर जो पुरस्कार श्रृंखला शुरू किया गया है वो असम में शुरू किया गया है। कहाँ पे शुरू किया गया है? असम में शुरू किया गया है। भारत रत्न जिसकी शुरुआत 1954 से होता है, लेकिन 1977 में इसे बंद कर दिया गया था। फिर से 1980 में शुरू किया गया, 1980 में शुरू किया गया और पहली बार इसे दिया गया मदर टेरेसा को। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में टोटल भारत रत्न प्राप्तकर्ता कितने हैं? तो 48। कितने व्यक्ति हो गए हैं? तो 48 व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। नाना साहब को दिया गया था ये पिछले बार, और ये क्या नाम था, भूपेंद्र हजारिका को, प्रणब मुखर्जी को, 3 लोगों को दिया गया था पिछले बार। खिलाड़ी के रूप में एक सचिन तेंदुलकर को दिया गया भारत रत्न, जो सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। या ये भी बात भी याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देहिंगिया पटकाई नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो देहिंगिया पटकाई नेशनल पार्क जो है वो असम में है। कहाँ पे है? असम में है। और ये असम का 7वां नेशनल पार्क बना है। कौन कैमा नंबर का? 7वां नेशनल पार्क का। यहाँ पे है ओरंग हो गया आपका। उसके बाद हो गया आपका डिब्रू सैखोवा हो जाएगा। उसके बाद आपका मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, मानस हो गया, काजीरंगा, और आपका एक बताए थे क्या, रायमोना, और एक ये हो गया आपका, एक और है यहाँ पे दिमाग में नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप भी थोड़ा इसे। ओरंग हो गया, एक डिब्रू सैखोवा हो गया, मानस हो गया, काजीरंगा हो गया, और एक रायमोना हो गया, और एक देहिंग पटगाई हो गया। तो ये 5 आपको मैंने बताया, ये 6 बताए हैं, एक और कोई है। चलिए, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि ऑनलाइन फेस्टिवल आघोष का संबंध किस राज्य से है? तो ऑनलाइन फेस्टिवल जो आघोष मनाया गया वो केरला में मनाया गया। कहाँ पे मनाया गया? केरला में। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है देश में पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सा होगा?
देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बनाया गया है केवड़िया को। किसे बनाया गया है? केवड़िया को। यह गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे? गुजरात में पड़ता है। ये वही केवड़िया है जहाँ पे नर्मदा नदी के किनारे आपका सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। केवड़िया से एक इंटरेस्टिंग बात आपको और जानना है कि केवड़िया को जोड़ने के लिए 8 जगहों से नई ट्रेन को चलाई गई थी। तो ध्यान रखना है ये क्वेश्चन भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे करा, प्राणवायु देवता पेंशन योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? प्राणवायु देवता पेंशन योजना जो है वो हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा राज्य के द्वारा? हरियाणा के द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे कराए, जंगी थोपन पोवारी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो जंगी थोपन पोवारी जल विद्युत परियोजना जो है सतलज नदी पे बनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में इसे बनाने का मंजूरी दे दिया गया, जिसके कारण ये चर्चा में रहा है। तो ध्यान रखिएगा यह बात कि जंगी थोपन पोवारी जल विद्युत परियोजना कौन सा राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। कौन सा नदी पे? तो सतलज नदी पे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे करा, डिक्को सिंह का संबंध किस खेल से है? तो डिक्को सिंह का संबंध मुक्केबाजी से है। इनका भी हाल में निधन हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। करा, एलआईसी के चेयरमैन का कार्यकाल 9 महीने के लिए विस्तार किया गया है। वर्तमान में एलआईसी के चेयरमैन कौन है? तो एलआईसी के वर्तमान में चेयरमैन है एम.आर. कुमार। क्या नाम है? एम.आर. कुमार। एलआईसी की स्थापना 1956 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं, तेजी से आगे बढ़ेंगे। करा, पीला छाता आंदोलन का संबंध किस देश से है? तो पीला छाता आंदोलन का संबंध हांगकांग से है। कहां से है? हांगकांग से है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे करा, 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के नवीनतम अध्यक्ष अब्दुल शाहिद को बनाया गया है। यह किस देश के हैं? तो देखिए 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो नवीनतम अध्यक्ष बनाए गए हैं वो अब्दुल शहीद को बनाए गए हैं और ये मालदीव से हैं। कहाँ से हैं? मालदीव से हैं। ये अफगानिस्तान का प्रतिनिधि, अफगानिस्तान का विरोधी था, मन उसे प्रतिद्वंदी था, जिसे हराकर ये 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के नवीनतम अध्यक्ष चुने गए। क्या नाम है इनका? नाम भी पूछा जाता है, ध्यान रखना, अब्दुल्ला शाहिद। क्या नाम है? अब्दुल्ला शाहिद। और ये कहां से हैं? तो म्यांमार से हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, तेजी से आगे बढ़ेंगे। हाल ही में युद्ध सेना मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो युद्ध सेना मेडल पाने वाली पहली महिला जो बनी है उनका नाम है मनीटी अग्रवाल। क्या नाम है? मनीटी अग्रवाल। डी नंबर विकल्प इस क्वेश्चन का सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया। 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे कर, फिनलैंड में एक दिन के लिए किसने प्रधानमंत्री पद को संभाला था? एक दिन के लिए, मात्र एक दिन के लिए फिनलैंड में प्रधानमंत्री बनाया गया था। किसे? तो एवा मुट्टो को। किसे बनाया गया था? एवा मुट्टो को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आइए 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गुर्गी खां किसका सेनापति था? तो गुर्गी खां जो था वो मीर कासिम का सेनापति था। किसका सेनापति था? मीर कासिम का सेनापति था। जब बक्सर का युद्ध आपका 22 अक्टूबर को लड़ा जाता है, ये आपका 1764 को, 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा जाता है, तो उस समय बक्सर के युद्ध में जो मीर कासिम का सेनापति था वो गुर्गी खां था। ध्यान रखिएगा आप। जबकि अंग्रेजों की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहा था कौन? हेक्टर मुनरो। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे करा, डच कंपनी के द्वारा भारत में पहली फैक्ट्री कहां पे खोली गई थी? तो डच कंपनियों के द्वारा पहली फैक्ट्री जो खोला गया था वो मुसलिपट्टनम में खोला गया था। कहां पे खोला गया था? मुसलिपट्टनम। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इसमें, आपको याद रखने में परेशानी होता है। आप ऐसे याद रखिए, आप याद किए, एक जानते हो बीएमपी होता है, बीएमपी होता है ना, तो बीएमपी को आप बी नहीं पढ़िए, इसे डी कर दीजिए। क्या कर दीजिए? डीएमपी। तो डी फॉर डच हो गया, एम फॉर मुसलिपट्टनम, पी फॉर पुलिकट हो गया। यानी डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मुसलिपट्टनम में और दूसरी फैक्ट्री जो खोला था वो पुलिकट में खोला था। तो इसे आप डीएमपी से याद रखिए। क्या याद रखिए? डीएमपी। थोड़ा सा जो कंफ्यूजन का टर्म होगा मैं उसे डिस्कस करते चलूंगा, ठीक है। डीएमपी का मतलब क्या हो गया कि डी फॉर हो गया डच, क्या हो गया? डच। एम फॉर हो गया मुसलिपट्टनम, क्या हो गया? मुसलिपट्टनम। और पी फॉर हो गया पुलिकट। तो डचों ने पहली फैक्ट्री मुसलिपट्टनम और दूसरी फैक्ट्री पुलिकट में खोला था। उसी प्रकार से आप याद कीजिए EFSM, इसे याद रखें EFSM। तो ई फॉर हो गया इंग्लैंड वाले, एफ फॉर हो गया फ्रांस वाले, एस फॉर हो गया सूरत और एम फॉर हो गया मुसलिपट्टनम। तो इंग्लैंड वाले ने भी पहला कोठी जो खोलने का प्रयास किया था वो सूरत में, लेकिन सबसे पहले उन्होंने सफलतापूर्वक खोला कहां पे? मुसलिपट्टनम में, है ना। उसी प्रकार से फ्रांसीसी भी पहला फैक्ट्री अपना कहां पे खोले थे? सूरत में। और दूसरी फैक्ट्री कहां पे खोले थे? मुसलिपट्टनम में। तो आप इसे दो कोड से याद रख सकते हैं क्योंकि ये चीज आपको कंफ्यूज करता है। एक है बीएमपी को आप कर दीजिए डीएमपी, और एक ईएफ कंटिन्यू है, और एसएम, EFSM, एसएम स्टेशन मास्टर है ना, EFSM।
तो ई का मतलब इंग्लैंड, इंग्लैंड वाले पहले सूरत में प्रयास किए, उसके बाद मुसुलीपट्टनम में, फ्रांस वाले पहले सूरत में, उसके बाद मुसुलीपट्टनम में। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप सटीक आंसर कर सकते हैं, कंफर्म। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। सत्य कथन का चयन करें। राज सूर्य यज्ञ राज्याभिषेक के समय कराया जाता था। बिल्कुल सही है कि राज सूर्य यज्ञ जो है वो राज्याभिषेक के समय कराया जाता था। अश्वमेध यज्ञ जो था वो क्षेत्र विस्तार के लिए कराया जाता था। ये भी सही है कि अश्वमेध यज्ञ जो है वो क्षेत्र विस्तार के लिए कराया जाता था। वाजपेयी यज्ञ मित्र के साथ राज सुपान के लिए होता था, यानी मित्र के साथ बैठकर, जैसे आज के दौर में अपने मित्रों के साथ बैठकर पार्टी वार्टी किया जाता है, उसी प्रकार से वाजपेयी यज्ञ था। तो ये तीनों का तीनों सही है, उपर्युक्त में से सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे, कह रहा है महावीर के जीवन गाथा किस पुस्तक में मिलती है। तो महावीर का जो जीवन गाथा है वो भागवती सूत्र में मिलता है। किस में मिलता है? भागवती सूत्र में। कथा वस्तु जो है वो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। और कल्प सूत्र में आपको जैन तीर्थंकरों की जानकारी मिलती है। हर पुस्तक का अलग अलग मायने है, अपना अपना याद रखिएगा कि महावीर के द्वारा जीवन गाथा का जानकारी जो मिलता है वो भागवती सूत्र में मिलता है, जबकि कथा वस्तु हीनयान की प्रमुख ग्रंथ है, और कल्प सूत्र में आपको जैन तीर्थंकर की जानकारी मिलती है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर तेजी से आगे बढ़ेंगे, ज्यादा टाइम नहीं देंगे क्वेश्चन पे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो जाने के बाद वीडियो लंबा हो जा रहा है और उसमें भी समस्या आ रहा है। तो बस जो थोड़ा सा कंफ्यूजन का टर्म होगा मैं उस पर डिस्कस करूंगा। आइए, बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसे दिया गया था। तो बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया गया था शहादत खां को। किसे दिया गया था? शहादत खां को। बी नंबर विकल्प सही हो जाएगा, पूछा गया क्वेश्चन है ये। बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसे दिया गया था? तो शहादत खां को। शाह आलम द्वितीय को उपाधि दिया गया था। शाह आलम द्वितीय को क्या उपाधि दिया गया था? तो ये आलमगीर, ये शाह आलम द्वितीय को दिया गया था उपाधि आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय है ना। शाह आलम द्वितीय को भी उपाधि दिया गया था अली गौहर का। इससे क्या उपाधि दिया गया था? अली गौहर का। अली गौहर का उपाधि दिया गया था किसे? तो शाह आलम द्वितीय को। और चिनकलीज खां को दिया गया था आपको ये निजाम उल मुल्क की। क्या नाम दिया गया था इसे? निजाम उल मुल्क की उपाधि दिया गया था। तो तीनों याद रखिएगा आप। बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसे दिया गया था? शहादत खां को। ये आपका शाह आलम द्वितीय को क्या दिया गया था? तो आलमगीर, ये आलमगीर का उपाधि दिया गया था। आलमगीर बोले, अली गौहर का उपाधि दिया गया था। और चिनकलीज खां को क्या उपाधि दिया गया था? तो निजाम उल मुल्क की उपाधि दिया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्रम में कि सही क्रम क्या है, यानी किसके बाद किसकी रचना हुई है। तो सबसे पहले वेद की रचना हुई, उसके बाद ब्राह्मण की, उसके बाद अरण्यक, उपनिषद की रचना हुआ था। तो ये क्रम आपको याद रखना है, सी नंबर। अब इसे याद कैसे रखना है, हम बोले कि जहां पे आपको डॉट होगा हम उसमें, जहां पे मुझे पता है कि एक डॉट कहां पे होता है, ये क्रम रखने याद रखने में आपको दिक्कत होता है। तो देखिए आप इसे याद कीजिए, वेद को कौन पढ़ेगा? ब्राह्मण। वेद के बाद कौन पढ़ेगा? ब्राह्मण। और इसके बाद याद आपको क्या कहे? आरण्यक। आरण्यक। और इसके बाद क्या? उपनिषद। तो देखिए पहले आ आता है, उसके बाद उ आता है। आ ये अगर आप पढ़िएगा तो पहले आ आता है, उसके बाद क्या आता है? उ आता है। तो पहले आरण्यक आ गए, उसके बाद उपनिषद आएगा। तो याद रखना, वेद, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आ, उसके बाद उ। ऐसे वेद, ब्राह्मण, आ, उ। तो आ का मतलब अरण्यक, उ का मतलब उपनिषद। तो पहले वेद, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद अरण्यक, उसके बाद उपनिषद। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 को मिलाइए, कह सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो देखिए सबसे पहले आप मिलाइए अहमदनगर में कौन था। तो अहमदनगर में निजाम शाही वंश था, है ना। तो निजाम शाही वंश था अहमदनगर में। तो 4 का आपका हो जाएगा 4, 4 का 4 आपको मिल रहा है किस में? सिर्फ एक ही ऑप्शन है, डी नंबर में, है ना। और तो आपका 3 का गोलकुंडा का क्या हो जाएगा? कुतुब शाही वंश। सॉरी यहाँ पे आपका नंबरिंग छूट गया, 1 2 3 4 ऐसा हो जाएगा, है ना। तो सी का हो जाएगा क्या? 1, सी का 1, देखिए सी का 1। और उसके बाद आपका हो जाएगा बीदर का बरीद शाही, यानी 2 का 3, 2 का 3 है। और बरार का हो जाएगा क्या? इमाद शाही। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। बरार में इमाद शाही, बीदर में बरीद शाही, गोलकुंडा में कुतुब शाही, अहमदनगर में निजाम शाही। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मोहम्मद गजनी जब शासक बना दिल्ली सल्तनत पर, तब वह खुरासान का शासक था। बिल्कुल सही है कि जब ये दिल्ली सल्तनत का शासक बना था तो वो खुरासान का शासक था। इल्तुतमिश जब दिल्ली सल्तनत के शासक बनता है तो वो बदायूनी का शासक था। ये भी सही है कि इल्तुतमिश जब शासक बना दिल्ली सल्तनत में तो बदायूनी का शासक था। हुमायूं जब शासक बनता है तो बदखसा का शासक था। ये भी सही है, सी नंबर भी सही है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो यहाँ पे विकल्प नंबर डी होना चाहिए, उपर्युक्त सभी सत्य हैं। आंसर हो जाएगा डी नंबर।
उपर्युक्त सभी सत्य हैं, ए बी सी सभी सत्य है कि गजनी जो था वो खुरासान का शासक था, इल्तुतमिश बदखसा का शासक था, और हुमायूं ये बदायूनी का शासक था इल्तुतमिश, और हुमायूं कहाँ का शासक था, तो बदखसा का शासक था। आइए 24 नंबर क्वेश्चन करा, अलंकृत ईंट कहाँ से मिला है, तो अलंकृत ईंट मिला है कालीबंगा से, जबकि वक्राकार ईंट अगर पूछेगा तो आंसर करेंगे चनहुदड़ो। वक्राकार ईंट कहेगा तो आंसर करेंगे चनहुदड़ो, और अलंकृत ईंट कहेगा तो आंसर करेंगे क्या, कालीबंगा। आइए 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करें, तो सत्य कथन इसमें आपका अगस्त घोषणा लिनिथगो नहीं, अगस्त घोषणा मॉन्टेस्क्यू, ये ऐसे हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव ये लिनिथगो हो जाएगा। अगस्त संकल्प ये गांधी जी के साथ था, तो मात्र सी नंबर विकल्प सही है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगस्त प्रस्ताव जो हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू के समय में 1917 में लाया गया था, और अगस्त प्रस्ताव लिनिथगो के समय में लाया गया था। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, तो आपको याद करने के लिए बताए थे क्या, 75, 82, 3, 5 और 16, 19, ये दोनों 1800 ईस्वी का है, और ये जो है वो 1700 ईस्वी का है। तो देखिए 1700 ईस्वी में कौन सा, 75, 82, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा। ये 1800 लिख दिएगा, नहीं गलत हो जाएगा ये, और कर दिए 1767 से 1769, 67, 69 कौन सा, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। 67, 69 आपको याद कराए थे, 67, 69, 80, 84, 90, 92 और 99, ये 4 आंग्ल मैसूर युद्ध है। आइए क्वेश्चन नंबर 27, दीवान रियासत किसके कार्य के लिए गठन किया गया था, तो आपको पता है दीवान रियासत का गठन किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और व्यापार वर्ग पर नियंत्रण करने के लिए गठन किया गया था। सैन्य वर्ग को लिए गठन किया गया था दीवान अर्ज, और ये बलवन के द्वारा, किसके द्वारा, बलवन के द्वारा गठन किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे, अब्दुल रज्जाक विजयनगर किसके दरबार में आया, किसके शासनकाल में आया था। बहुत कंफ्यूज करेगा आपको कि देवराय प्रथम की देवराय द्वितीय, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, हम बताते हैं आपका इसका जुगाड़। देखिए क्या है कि क्या लिखा हुआ है, रज्जाक लिखा हुआ है। देखिए यहाँ ज 2 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब कि रज्जाक दूसरे काल में आया था। किसके काल में, देवराय द्वितीय के काल में। रज्जाक में ज 2 बार लिखा गया है, रज्जाक में ज कितने बार लिखा गया है, 2 बार लिखा गया। इसका मतलब है कि ये देवराय द्वितीय के दरबार में। देखिए ये अपना याद करने का एक अपना फंडा है, इसे हम अपने तरीका से याद करते हैं, उसमें हम की पॉइंट खोजते हैं कि कैसे हम इसे याद कर पाए, और हमने उसमें की पॉइंट खोजा कि ज 2 बार लिखा गया है, इसका मतलब अब्दुल रज्जाक जो है देवराय द्वितीय के समय में आया था। देवराय प्रथम के समय में निकोलस कॉन्टी आया था, कृष्णदेवराय के समय में डोमिंगो पायस और बोरबोसा आया था, याद रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 के बाद 29 नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, हम आपको बता रहे हैं क्या पूछा गया था। सिंदरखेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था, सिंदरखेड़ा का युद्ध जो लड़ा गया था वो 1757 में लड़ा गया था। खेड़ा का युद्ध, खेड़ा का युद्ध 1707 में लड़ा गया था। शंकर खेड़ा का युद्ध, शंकुर खेड़ा का युद्ध 1724 में, और पाल खेड़ा का युद्ध 1728 में। ये क्वेश्चन आपका एसआई मेंस में पूछा हुआ है। कौन सा क्वेश्चन, तो शंकुर खेड़ा का युद्ध कब हुआ था, ये एसआई मेंस में पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो हो सकता है कि अगर आपको खेड़ा और पाल खेड़ा बहुत चर्चा में रहता है, लेकिन शंकुर खेड़ा और ये सिंदर खेड़ा दोनों चर्चा का उतना विषय नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। इस बार शंकुर खेड़ा पूछा है तो शायद अगले बाद सिंदर खेड़ा पूछ दे। तो सिंदर खेड़ा का युद्ध 1757 में, शंकुर खेड़ा 1724 में, और खेड़ा सिर्फ पूछेगा तो 1707 में, और पाल खेड़ा पूछेगा तो 1728 में। इस प्रकार इस विकल्प का सही आंसर क्या हो जाएगा, 29 नंबर का। 29 नंबर का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1757। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है कि शाहजहां के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री नहीं आया था, कौन सा विदेशी यात्री नहीं आया था। तो देखिए बर्नियर भी आया था, मूडीज भी आया था, और आपका निकोलस मनुची भी आया था, है ना। और एक और आया था जिसका नाम था ट्रेविरेनस, क्या नाम था, ट्रेविरेनस। तो ये भी आया था, तो ये चारों आए थे, है ना। तो ध्यान रखना है कि ये तीनों आए थे, हम बोला कौन नहीं आया था, तो इनमें से कोई नहीं ऐसा विकल्प है जो कि नहीं आया था, ये सारे आए थे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। कि डी नंबर जो हो जाएगा वो सही विकल्प हो जाएगा। आप याद रखिएगा ये चारों जो है वो विदेशी यात्री शाहजहां के और भी शासक के काल में आए थे, लेकिन यहाँ पे पूछा गया खास करके नाम देकर कि शाहजहां के शासन काल में कौन आया था। तो शाहजहां के शासन काल में बर्नियर भी आया था, वैसे औरंगजेब के समय का भी संबंध ये रखता है। पीटर मूडीज भी आया था, मनुची भी आया था, और ट्रेवेनियर भी आया था। ये चारों शाहजहां के काल में आए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। कह रहा है तकाब ए अकबरी के लेखक कौन है। तकाब ए अकबरी के लेखक है निजामुद्दीन अहमद। क्या नाम है, निजामुद्दीन अहमद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तकाब ए अकबरी के लेखक निजाम उल अहमद है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे। दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ पे है। दस्त ए लूट मरुस्थल जो है दोस्त वो ईरान में है। कहाँ पे है, ईरान में है। ऑप्शन नंबर
ए सही है। हमने आपको रेगिस्तान ये मरुस्थल से संबंधित एक क्वेश्चन कराया था पिछले बार, उसमें मैंने पूरा चार्ट दिखाया था आपको, डायग्राम से थ्रू बताया था, आप पीछे का वीडियो देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 कराया, निम्नलिखित देशों में से किसका समुद्री तट रेखा सबसे लंबा है? तो किसका समुद्री तट रेखा सबसे लंबा है? आंसर जो इसका हो जाएगा आपका कनाडा। किसका हो जाएगा? कनाडा का। आंसर नंबर सी हो जाएगा, सबसे लंबी समुद्र तट रेखा है। आइए क्वेश्चन नंबर मिलाइए 34 को, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। करा है सोमालिया की राजधानी क्या हो जाएगा? सोमालिया की राजधानी हो जाएगा मोगादिशु। क्या हो जाएगा? मोगादिशु। तो 2 नंबर आप देखिए, ए ही विकल्प है, बी नंबर। बी का हो जाएगा आपका क्या? एक, यानी वेनेजुएला का हो जाएगा कराकस। वेनेजुएला का क्या हो जाएगा? कराकस। और आपका वेनेजुएला का हो गया कराकस, तो आपका गैबोन का क्या हो जाएगा? गैबोन का हो जाएगा लिब्रेविले, लिब्रेविले। और तंजानिया का हो जाएगा क्या? डोडोमा। तंजानिया क्या हो जाएगा? डोडोमा। तंजानिया का डोडोमा, गैबोन का लिब्रेविले, वेनेजुएला का कराकस, सोमालिया का मोगादिशु, है ना। अब वो नाम नहीं पूछता है राजधानी, अगर देश राजधानी में पूछेगा तो जो चर्चा में है, ठीक ना। थोड़ा सा साउथ अफ्रीका और ये दक्षिण अमेरिका वाले देश को याद कीजिए, यहीं से ज्यादातर देश और राजधानियां पूछी जाती है। आइए 35 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि टर्की किस महासागर के बीच स्थित है? कौन किसके किसके बीच स्थित है? तो टर्की जो है यानी तुर्की जो है वो काला सागर और भूमध्य सागर के बीच स्थित है। किसके किसके बीच स्थित है? तो काला सागर और भूमध्य सागर के बीच स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 पे करा, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पे करा है क्वेश्चन, क्या करा है वो पढ़िए पहले, कि उपर्युक्त में से कौन सा कारक महासागरीय धाराओं का प्रवाह करता है, यानी महासागरीय जलधाराओं का जो प्रवाहित होता है, जो प्रवाह होता है, उसका कारण क्या है? तो महासागरीय जलधाराओं का प्रवाह होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी का अपतरण। अपतरण का मतलब होता है परिभ्रमण। क्या होता है? परिभ्रमण। और परिभ्रमण को बोलते हैं सर घूर्णन। क्या बोलते हैं? घूर्णन। तो पृथ्वी का घूर्णन कारण है वायु दाब और हवा है, बिल्कुल है। महासागरीय जल का घनत्व, ये भी सही है। पृथ्वी का परिक्रमण, ये नहीं है, पृथ्वी का परिक्रमण नहीं है, पृथ्वी का घूर्णन कारण बनता है इसका। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 1, 2 और 3 सही है। इसका मतलब आपका 1, 2 और 3 सही है। बी नंबर विकल्प इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 37 पे, जो महासागर धारा शेष 3 से भिन्न है, तो शेष 3 से इसमें भिन्न हो जाएगा आपका पेरुवियन की जलधारा, ये आपका प्रशांत महासागर की जलधारा है, जबकि बाकी सारे अटलांटिक महासागर की जलधारा है। हमने आपको जलधारा को याद करने का तरीका भी बताया है कि कैसे याद किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 38 पे, करा, निम्नलिखित में कौन सा नदी भ्रंश घाटी से गुजरती है? तो भ्रंश घाटी से गुजरने वाली नदी है इसमें से आपका राइन नदी, जो जर्मनी की है। भारत में आपका दामोदर और नर्मदा भ्रंश नदी से, भ्रंश घाटी से गुजरने वाली नदी है। कौन कौन? नर्मदा और दामोदर। जबकि हमने यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे पूछा है, यानी विश्व स्तर पे, तो राइन नदी। आइए क्वेश्चन नंबर 39 के बाद 40 पे, करा, निम्नलिखित में से राजधानी कौन सा डेन्यूब नदी पे नहीं स्थित है? डेन्यूब नदी के किनारे कौन सा नदी के किनारे नहीं स्थित है राजधानी? तो रोम जो है वो डेन्यूब नदी के किनारे नहीं स्थित है। जबकि बेलग्रेड्स की राजधानी बुडापेस्ट, ये आपका बेलग्रेड, बुडापेस्ट और वियना, ये सभी किसके नजदीक स्थित है? तो ये सभी डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 पे, निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को सीप द्वीप समूह कहा जाता है? तो फरो द्वीप समूह को सीप द्वीप समूह कहा जाता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है सांटे एंजिल जलप्रपात। कौन सा? सांटे एंजिल जलप्रपात। और बड़ा पूछेगा तो क्या करेंगे? गवायरा, गवायरा। और चौड़ा पूछेगा तो क्या? खोन, खोन जलप्रपात सबसे चौड़ा ऊंचा जलप्रपात, ये आपका साल्टो झील। और सबसे बड़ा पूछेगा तो गवायरा। आइए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर, राज्यपाल, राज्य ऐसे लिखा है, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो राज्य की नीति निदेशक तत्व। और क्या लिया गया है? तो राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। अमेरिका के संविधान से आपका लिया गया क्या? मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति की ये निर्वाचन और उनपे महाभियोग, संविधान की सर्वोच्चता। और उसके बाद आपका ये 2-3 पॉइंट और लिए गए हैं। ब्रिटेन से एकल नागरिकता लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है, उसके बाद आपका विधि निर्माण की प्रक्रिया लिया गया है, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से? जापान से, ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 43 पे, कह रहा है 11वीं अनुसूची में सत्य कथन का चुनना है ना। 11वीं अनुसूची में वर्णित पंचायती राज में 18 विषय हैं, गलत। पंचायती राज में 29 विषय हैं। करा 12वीं अनुसूची में वर्णित नगर निगम में 29 विषय है, नहीं, नगर निगम में 18 विषय है, उल्टा लिख दिया गया है। यानी 18 विषय हो जाएगा नगर निगम के साथ और पंचायती राज के साथ 29 विषय, तो दोनों सही हो जाएगा। जबकि यहाँ पे कह रहा है कि सत्य कथन का चुने, कोई भी कथन सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 44 पे, कह रहा है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु नहीं लघु संविधान
लघु संविधान संशोधन कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। तो वो 42वां संविधान संशोधन कहा जाता है जो 1976 में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 45 पे कह रहा लोक भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। तो लोकायुक्त और लोकपाल का जो सुझाव दिया गया था वो प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा दिया गया था। हमने बताया पीछे का वीडियो में कि लोकायुक्त क्या है, और लोकपाल क्या है, अम्बुड्समैन क्या है, क्या भारत में इसकी स्थिति है। आइए क्वेश्चन नंबर 46 पे जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम कब लाया गया था? तो ये 1974 में लाया गया था। और पहली बार संशोधन किया गया था कब? संशोधन किया गया था 1988 में। VVIA संशोधन पूछा गया ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। जल प्रदूषण निवारक अधिनियम कब? तो 1974 में। आइए क्वेश्चन नंबर 47 राष्ट्रपति के द्वारा संसद में कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? भाई साहब राष्ट्रपति के द्वारा आपका लोकसभा में 2 को और राज्यसभा में कितने को? तो 12 को। तो टोटल कितना हो जाएगा? 14। हमने संसद में पूछा है तो आंसर हो जाएगा क्या? 14, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 48 पे लोकसभा की बैठक समाप्त की जाती है तो स्थगन के द्वारा, विघटन के द्वारा, सत्रवासन के द्वारा, ये सभी के द्वारा लोकसभा को बैठक समाप्त की जा सकती है। आइए क्वेश्चन नंबर 49 पे करें भारत की प्रमुख अस्थायी समितियां में सबसे प्राचीन वित्तीय समिति कौन सी है? तो सबसे प्राचीन वित्तीय समिति है लोक लेखा समिति। 1919 के अधिनियम के तहत 1921 में इसका गठन किया जाता है। तो सबसे पुराना कौन सा हो गया? लोक लेखा समिति। आइए क्वेश्चन नंबर 50 पे और लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो का अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। क्वेश्चन की प्रकृति अगर पसंद में आया होगा तो क्वेश्चन वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपको SI देना हो, सचिवालय देना हो, 67वां BPSC देना हो या बिहार SSC देना हो इंटर लेवल का, किसी भी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन सफिशिएंट है। आप इसे अच्छी तरीका से याद कर सकते हैं। और आपको ये डिस्कशन कैसा लग रहा है कि जो कि कम समय में कराया जाता था, एक है कि जो कि 1.5 घंटा में कराया जाता था, तो कौन सा आपका डिस्कशन अच्छा लग रहा है आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 50 करा है कि लेम डैक क्या है? देखिए ये सब नए क्वेश्चन है। लेम डैक क्या है आपको मिलेगा ही नहीं जल्दी, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाएंगे तो आपको परेशान कर देंगे। तो लेम डैक जो है वो वर्तमान लोकसभा का अंतिम बैठक है, यानी जो लोकसभा चल रहा है अब इसके बाद नई लोकसभा का गठन होना है। तो नई लोकसभा के गठन होने से पहले वाला जो लोकसभा था उसकी अंतिम बैठक की लोकसभा को हम लैम डक बैठक कहते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो B नंबर हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका 67वां BPSC का फॉर्म भी आने वाला है और बिहार SSC CGL 3 का फॉर्म आने वाला है, बिहार SSC INTER इंटर लेवल का भी फॉर्म आने वाला है। तो ये सभी एग्जाम की तैयारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। हर दिन वीडियो लाने का प्रयास किया जाएगा और थोड़ी सी दिक्कतें ये आ जाती है कि सारे काम हमें ही करना पड़ जाता है। क्वेश्चन को अरेंज करना, क्वेश्चन को कलेक्ट करना, फिर उसे ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को अरेंज कर दिए और बस बताना शुरू कर दिए, उसके लिए काम करना पड़ता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको अगर ये सभी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जरूर जुड़ें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।